Good morning, student. Today we are going to start lecture number 3, social hierarchies. Okay, सामाजिक श्रेणियाँ रोमन एम्पायर की. तो let us stand back from the details now and try to get a sense of the social structure of the रोमन एम्पायर. तो यहाँ पर है बेटा, एक टैसिटस हिस्टोरिशियन है, उन्होंने डिस्क्राइब किया, ही डिस्क्राइब द लीडिंग सोशल ग्रुप्स ऑफ द अर्ली एम्पायर इज सीनेटर्स. सीनेटर्स को उन्होंने सबसे बड़ा लीडिंग ग्रुप बताया. उसमें सेकंड में उन्होंने बताया द अनकैम्प्ड लोअर क्लासेस, जिसमें कि प्लेब्स, सोर्डीडा, ये सारे लोग होते थे जो कि सर्कस में या थिएटर में काम करने वाले लोग, और फाइनली स्लेव्स लोग. ठीक है. देन जो दूसरे एक और हिस्टोरिशियन है, उन्होंने बताया कि अर्ली 5th सेंचुरी में हिस्टोरिशियन ओलम्पियड्स हु वॉज ऑल्सो एन एम्बेसडर. तो उन्होंने कहा कि अरिस्टोक्रेसी जो बेस ग्रुप थे वो लोग थोड़े पावरफुल होने लग गए थे, बिकॉज उनको जो सैलरी थी बेटा वो गोल्ड कॉइन्स में मिलती थी, पॉन्ड्स में. तो उसके बाद उनकी अपनी उपज भी होती थी. ठीक है. तो जो किंग है यहाँ पर कौन सा ये आपका आगे आएगा, कॉन्स्टेंटाइन. ठीक है. उनके टाइम पे इसने गोल्ड कॉइन शुरू किया था. तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर. द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द लेट एम्पायर ब्रोक विद सिल्वर बेस्ड करेंसीज ऑफ द फर्स्ट 3 centuries because the Spanish silver mines were exhausted and government ran out of the sufficient stock of the metals to support a stable. तो that's why गोल्ड कॉइन चले. क्या बोल रहे हैं कि जो रोमन साम्राज्य में जो सैलरी वगैरह मिलती थी वो इस पैसे से मिलती थी, चांदी से. अब चांदी कम हो रही थी क्योंकि उसकी जो खुदाई थी वो ढंग से नहीं हो पा रही थी, या फिर भंडार उसके कम होते चले जा रहे थे. इसलिए गवर्नमेंट ने स्टॉप कर दिया और सोने के सिक्के चलाए. और वो जो सोने के सिक्के चलाए बेटा वो कॉन्स्टेंटाइन राजा ने चलाए थे अपने जो एक्सचेंज मनी सिस्टम के लिए. तो उसने बाद में 4.5 ग्राम, ठीक है, 4.5 ग्राम का सिक्का चलाया. उस सिक्के को स्पेशली नाम भी दिया था. ठीक है. तो वो आपको पूछ लिया जाता है कि कौन सा, तो सॉलिडस सिक्का चलाया था उसने. ठीक है. फिर अब जब आर्मी वालों को ऐसा पैसा मिल रहा है गोल्ड कॉइन्स में, तो वो लोग तो थोड़ा हायर हो ही जाएंगे. तो द लेट रोमन ब्यूरोक्रेसी बोथ द हायर एंड मिडिल चेलोंग्स वॉज अ comparatively efficient group because it drew the bulk of its salary in a gold and invest much. ठीक है. तो अब क्या बोल रहे हैं कि जो इन लोगों की सैलरी उसमें मिलती थी, इस वजह से थोड़ा सा संपत्तियां भी खरीद लेते थे. दूसरा तो कई बार ये लोग ना थोड़ा सा अपने आप की जो पावर है उसको करप्शन वगैरह में भी, भ्रष्टाचार की तरफ भी लग जाते थे. ठीक है. कई बार राजा भी भ्रष्ट होते थे. बट जो एक ग्रुप बनना शुरू हो गया था वहाँ पर, बिशप्स लोगों का पावरफुल ग्रुप, वो इन पे नज़र रखते थे. ठीक है. और मतलब गांव के लोग तो नहीं बोल पाते थे, बट मोस्टली इन सिटीज़ बोल रहे हैं कि द वायलेंस जो था उसके खिलाफ वो लोग फेयरलेस होकर मेकिंग द फन ऑफ एम्पर, राजा का या उन लोगों का मजाक उड़ा दिया करते थे. तो एट अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन एक्ट एज अ ब्रोक ऑन इवन द मोस्ट फेयरसम एम्पर. एम्परर्स वर नॉट फ्री टू डू वट एवर दे लाइक. अब धीरे धीरे जो बिशप्स लोगों ने अपना संगठन बना लिया, रूल रेगुलेशन, तो उनके हिसाब से चलना होता था. अब ये लोग अपने मनमर्जी जो चाहे वो नहीं कर पा रहे थे. दैट्स वाई इन द लेटर 4th century इट वॉज पॉसिबल for power bishops like Ambers to confront equally powerful emperors when they were exclusive, harsh or representative in their handing on the civilian population. अगर कई बारी वो आम जनता के प्रति ज़्यादा कठोर या दमनकारी नीतियाँ बनाते थे, तो जो बिशप लोग थे वो भी उनके मुकाबले के लिए उतनी ही शक्ति से उनका मुकाबला करते थे. तो इस तरफ से थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो रहा था. ठीक है. नाउ है बेटा लेट एंटिक्विटी, परवर्ती पुराकाल. जैसे आपने 1st और 2nd सेंचुरी हमने देखा था कि बहुत पीसफुली था. 3rd सेंचुरी में थोड़े बहुत क्राइसिस वगैरह हुए थे, बट यहाँ पे थोड़ा आगे आकर और ज़्यादा क्राइसिस कैसे होने लग गए. देखो अब आप देखेंगे इसमें, एक मिनट. तो ये है, वी शैल कंक्लूड दिस चैप्टर बाय लुकिंग एट द कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रोमन वर्ल्ड ऑन इट्स फाइनल सेंचुरीज. फाइनल सेंचुरी में जो लेट एंटिक्विटी बोला गया है, उस टाइम पे क्या होने लगा, जो
यहाँ का रोम एम्परर था कॉन्स्टेंटाइन, उसने जो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी या ऑफिशियल जो रिलीजन था वो क्रिश्चियनिटी को बना दिया बेटा। ठीक है, अब क्रिश्चियनिटी को बना दिया तो सब लोगों को वही फॉलो करना पड़ रहा है। देन 7th सेंचुरी के आसपास में बोल रहे हैं कि राइज ऑफ इस्लाम हो गया यहाँ पर, तो इस्लामिक ट्रेडिशन का भी यहाँ पे कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा अभी हमें। तो जो आप इतनी बड़ा जो साम्राज्य देख रहे हो 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ, वो धीरे धीरे बिखरना शुरू हो जाता है। Over expansion had Diocletian to cut back by abandoning territories with little strategies और economic values। मतलब जो इस जो लेट एंटिक्विटी में बोल रहे हैं कि जो कॉन्स्टेंटाइन था उसने तो एक सिस्टम बनाया, चेंज भी किया कुछ चीज़ें, है ना, जो पैसे वैसे भी चेंज करे, सिल्वर की जगह गोल्ड चलाना। तो ऐसे टाइम पे बोल रहे हैं कि जो पॉपुलेशन थी उसके ऊपर ना बोझ बढ़ता जा रहा था। ठीक है, और वैसे तो इकोनॉमिक एक्सपेंशन भी बहुत हो रहा था, आर्थिक विकास भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। तो जो आर्कोलॉजिस्ट इंस्क्रिप्शन से उससे पता चल रहा है कि जो गांव के लोग हैं ना, उद्योग धंधे में बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं, तेल की मिलें बना रहे हैं, शीशे के कारखाने, फ्रेंच प्रेस वगैरह बन गई, और पानी की मिलें, और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे मतलब इन्वेस्ट करने लगे लोग। ठीक है, और दूर दूर से भी लोग यहाँ पर ट्रेड के लिए आ रहे हैं, और इस तरह से जो यहाँ का व्यापार था वो बहुत ही क्या हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड विद द ईस्ट, ईस्ट में लॉन्ग डिस्टेंस तक इसका ट्रेड शुरू हो गया। देन बोल रहे हैं बेटा कि all of these carried over into strong urban prosperity and they smart by a form of architecture's exchange sense of the luxuries। अब धीरे धीरे जैसे दूसरी जगह से चीज़ें आने लग जाती हैं, वहाँ की चीज़ें भी हम यहाँ लेने लगते हैं। तो जो एक पेपिराइस जो पौधा था, है ना, उसमें बहुत सारे लिखे हुए एक वो मिले हैं स्क्रिप्ट, मतलब जो दस्तावेज मिले हैं कि इससे हाँ भाई ऐसे ऐसे चीज़ें, उस टाइम बहुत खुशहाल एरिया था, बहुत सारे मतलब सोने का जो फ़ायदा होता था लोगों को, है ना। एग्जाम्पल्स के लिए जो जस्टिशियन शासन काल में एक 25 लाख सॉलिडिस जो सिक्का था धनराशि, वो उनको मिला था ऐसा बोल रहे। ठीक है, दूसरे लोगों को व्यापार में, तो इतना सारा मतलब वो है वहाँ पे। ठीक है, 5th और 6th सेंचुरी में, और इतने विकसित गांव थे, इतने वो थे कि जो आज 20th सेंचुरी में भी ऐसे नहीं है, उस टाइप की चीज़ें थी वहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, सोशल कल्चरल बहुत सारे मतलब चेंजेस भी हुए, दूसरे दूसरे जगहों से चीज़ें भी आई, है ना। तो अब यहाँ बोले कि जो ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर था बेटा वहाँ का, वो कैसा था, क्लासिकल वर्ल्ड। ठीक है, बोथ ग्रीक एंड रोमन हैड अ पॉलीथिस्ट जो होते हैं बेटा बहुवेदवादी लोग, बहुत सारे देवताओं को मानने वाले, गॉड्स और अलग अलग गॉडेस को मानने वाले, लाइक जुपिटर, जूनो, मिनरल्स, मार्स, इस तरह के लोग थे। तो अब यहाँ पे कुछ लोगों ने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए, श्राइन्स बनाई, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, है ना। अब जो जूडिज़म जो यहूदी धर्म वाले लोग थे, उन्होंने अपने जो भी बिलीफ थे उसकी चीज़ें बनाई। जो क्रिश्चियनिटी इसने अपना ली थी, तो यहाँ पर ये सब भी चीज़ें बनने लगी, जो चर्च वगैरह, है ना। तो धीरे धीरे द बाउंड्रीज बिटवीन रिलीजियस कम्युनिटीज़ वर much more fluid in the 4th century में they would become, thanks for the prepare efforts put religious leaders, the powerful bishops who now led the church। मतलब जो चर्च को चलाने वाले जो बिशप्स लोग थे, उनकी शक्ति धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई, और वो लोगों का मतलब अभी राजा लोग भी उनके, जैसे हमारे यहाँ पे पुरोहित लोग होते थे ना, राजा लोगों की भी एक मतलब सर्वोच्च लोग होते थे, तो उसी टाइप से वहाँ पे जो बिशप्स थे उनका ज़्यादा बोलबाला चलने लगा। क्रिश्चियनिटी मतलब जो क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग थे, वो पूरा जो चर्च वगैरह थे उसके हिसाब से ही चलने वाले ये सारे सिस्टम्स बन गए। देन धीरे धीरे बोला जा रहा है कि 1511 to 687 में तो इटली में लोम्बार्ड ये जो राज्य था, ये सब विसिगोर्थो जो राज्य था, ये सब, ठीक है, नए नए किस्म की दुनिया से आने वाले लोग अपने अपने राज्य को बढ़ा रहे हैं, तो इसी को मेडिवल टाइम बोला गया है। देन जहाँ पे बेटा जस्टिशियन का शासन काल था, है ना, तो वहाँ के लिए बता रहे हैं कि 7th सेंचुरी के आसपास में जो लोम्बार्ड था
वो आपस में ये लोग का छोटा मोटा लड़ाई तो होती रहती थी। तो 7th सेंचुरी के टाइम पर रोमन और ईरान के बीच में जो लड़ाई हो गई, तो जो ये लोग ससानिस कहते थे ना अपने आप को, ये लोग एक तरफ और दूसरी तरफ रोमन, इन लोगों का बहुत ज़्यादा झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो इस्लाम के फॉलोवर्स लोग भी बहुत सारे आ गए थे, है ना। तो यहाँ आपको बता रहे हैं कि द एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम फ्रॉम द बिगिनिंग इन अरेबिया हैज़ बीन कॉल्ड द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रिवोल्यूशन ओवर द एक्यूर इन द हिस्ट्री ऑफ द एंसेंट वर्ल्ड। जो अरब प्रदेश से शुरू होने वाला इस्लाम का जो एक्सपेंशन था, विस्तार था, उसी को ही एंसेंट वर्ल्ड की या एंसेंट वर्ल्ड हिस्ट्री की सबसे बड़ी पॉलिटिकल रिवोल्यूशन बोला, राजनीतिक क्रांति बोला गया। क्योंकि 642 में जब पैगंबर मोहम्मद की मरने के बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उस टाइम पे बहुत सारे मतलब जो ईस्ट रोमन और ससानी, इन लोगों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। उनके कब्जे में पूरा जो रोमन एम्पायर इतना 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था, वो सारा का सारा इधर इस्लामी राज्य में चला जाता है। इस्लामी राज्य लोग उनको जीत लेते हैं और धीरे धीरे इस तरह से वो सिस्टम उनका फिनिश होता चला गया। जो इतना बड़ा 3 एम्पायर कॉन्टिनेंट में फैला हुआ एम्पायर था, वो फिनिश हो गया। और जो मुस्लिम लोगों की सेनाएं थी, वो इन लोगों ने फिर इराक और बहुत और जगह पे आक्रमण कर लिया। और आने वाले टाइम पे हम लोग क्या देखेंगे थीम 4th में, इन थीम 4th यू हैव seen the unification of the Arabian Peninsula and its numerous tribes was the key factor behind the territorial expansion of Islam। मतलब आप ये देखोगे कि अरब प्रायद्वीप के जो आगे रहने वाले जो ट्राइबल्स लोग थे, उन सब लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया और धीरे धीरे इस्लाम धर्म का बहुत बड़ा एक्सपेंशन हो गया, विस्तार हो गया। तो वो सब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।